हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हम लोग जब भी डील करते हैं एक रीनल सिस्टम के बारे में तो हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डील करना पड़ता है। वो डिजीज है एक तरह की, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम है उसका। अगर हम पहले डिजीज के नाम में जाते हैं, हम लोग अगर फोकस करते हैं नाम पर, तो ये एक नाम बना हुआ है दो शब्दों को मिलकर इसका नाम, जो कि है ग्लोमेरुलस प्लस नेफ्राइटिस। अगर हम और इस शब्द को तोड़ते हैं तो अंत में हमारे पास एक शब्द जो जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है, जिसका मतलब है आइटिस। और आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जब भी इन्फ्लेमेशन से संबंधित बात होने वाली है तो हम जोड़ते हैं आइटिस। तो पूरा शब्द यहां पर बनाया जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका मतलब है ग्लोमेरुलस के अंदर यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए, साथ में रीनल सिस्टम जिसका मतलब किडनी के सॉफ्ट टिश्यू जिसका मतलब पैरेन्काइमा, उसके अंदर भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में, तो हमारे पास इटियोलॉजी इसकी आती है ऑटो इम्यूनिटी। हमारे पास की इटियोलॉजी आती है ऑटो इम्यूनिटी। मतलब ये जो डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज चल रही है आपकी इम्यूनिटी, जो कि नॉर्मल आपकी इम्यूनिटी थी, उस इम्यूनिटी की वजह से अगर सेल्फ टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस वजह से आपकी डिजीज बन रही है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लेकिन यहां पर टिश्यू कौन सा है? वो टिश्यू है आपका रीनल टिश्यू का रीनल टिश्यू। अगर रीनल टिश्यू के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण आपकी बॉडी ने कर दिया है तो उसे आप लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जहां पर स्पेसिफिक जो एरिया है जो डैमेज होता है वो एरिया है ग्लोमेरुलस। लेकिन ग्लोमेरुलस के अंदर भी बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलस में असल में डैमेज क्या हो रहा है, तो ये आपका बोमेंस कैप्सूल, यहां पर आई आपकी ब्लड वेसल, पूरा सिस्टम बन चुका है, इसे बोलते हैं आप लोग ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है जीबीएम। यहां पर आपको जीबीएम देखने को मिलती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर आपकी बॉडी इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर देती है तो आपको बीमारी देखने को मिलती है। बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब यहां से हम समझ चुके हैं कि बीमारी है ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से चल रही है, जिसमें एंटीबॉडीज बन रही किसके किसके प्रति? जीबीएम के प्रति मेनली। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो उस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एक स्पेसिफिक टाइप बन जाता है जिसे आप लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या? यहां से एक नया शब्द आपके पास आता है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है यदि केवल और केवल जीबीएम पर स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं तो उसे आप लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब आप एडवांस लेवल की किताबों को देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा इस बीमारी को आप लोग कई बार गुड पास्चर सिंड्रोम भी नाम दे देते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम भी नाम दे देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, तो एंटीबॉडी बनी कैसे? क्यों एंटीबॉडी इस मेम्ब्रेन के खिलाफ आ गई है? बहुत सारी थ्योरीज हैं। अगर आप बुक्स को रिफर करेंगे तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि जीबीएम को एक्सप्लेन करती है। सबसे अच्छी जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया करता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली आपको ये सब देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के दौरान। और जब अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है तो थ्योरी ये कहती है कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो कि हुआ है ग्रुप ए,
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके लिए बनी हुई एंटीबॉडीज, उस इन्फेक्शन के लिए बनी हुई एंटीबॉडीज आगे चलकर जो कि ब्लड में रखी रहती है, वो एंटीबॉडीज आपके जीबीएम को डैमेज करने लग जाती है, आपके जीबीएम को डैमेज करने लग जाती है, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करने लग जाएगी। और अगर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो सिम्टम्स जो आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे यदि हम तो जो सिम्टम्स आपके पास आने वाले हैं, उन सिम्टम्स को आप लोग देखें यहां पर ध्यान से। सिम्टम्स जब आपके आने वाले हैं, तो वहां पर सबसे पहला सिम्टम आता है जब भी आपकी जीबीएम डैमेज हो जाने वाली है। असल में जीबीएम एक बैरियर की तरह काम करती है, जीबीएम एक बैरियर की तरह काम करती है, जो कि एक नेफ्रॉन के मटेरियल को, जो कि आपका ब्लड का जो मटेरियल जब फिल्ट्रेशन होता है, जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उस समय पर प्रोटीन्स, आरबीसीज जैसे बहुत सारा आइटम फिल्टर आउट नहीं हो पाते, क्योंकि एक बैरियर है, उस बैरियर का नाम है जीबीएम। अगर एंटीबॉडीज बना दी गई इस जीबीएम के लिए, तो जीबीएम डैमेज, अगर जीबीएम डैमेज तो बैरियर खत्म, बैरियर खत्म तो जो आइटम बाहर नहीं निकल रहे थे वो सभी आइटम यहां पर बाहर निकलने वाले हैं, जिसमें कि सबसे मेन आइटम आता है प्रोटीन्स। और अगर आपकी बॉडी से प्रोटीन लूज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन आ रहा होगा यूरिन के रास्ते बाहर, और जब यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है, आप उसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। इसके अलावा जब आपको आरबीसी देखने को मिलेंगे यूरिन के रास्ते, आप उसे बोलते हैं हिमेट्यूरिया। साथ ही में जब आपको बॉडी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन यहां से निकल रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपके बॉडी में होता है, उसे आप लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि आपका ऐसा प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ये जो नॉर्मल एंटीबॉडीज है आपकी बॉडी की, वो भी बाहर आने लगती है, तो ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन भी बाहर आने वाला है। अब अगर बॉडी से ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन बाहर आ रहा है, मतलब नॉर्मल एंटीबॉडीज भी बाहर आ रही हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज बाहर आ रही हैं यूरिन के रास्ते, तो अंदर की तरफ जो डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अगर डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हुआ, तो पेशेंट के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। आपको पेशेंट के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यदि पेशेंट के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो फीवर जैसे सिम्टम्स, जो कि छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, बार बार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन के बारे में, रीनल फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन कैसा हो जाने वाला है, तो याद रखिएगा मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका रीनल फंक्शन डिस्टर्ब होने वाला है। रीनल फंक्शन डिस्टर्ब होगा मतलब उसका यूरिन का आउटपुट डीअरेंज्ड हो जाएगा। अब यूरिन आउटपुट डीअरेंज्ड हो जाएगा मतलब क्या? यूरिन को बनाने के लिए आपकी बॉडी में 3 स्टेप चल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा मतलब उतना ज्यादा जीएफआर होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपकी बॉडी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मॉनिटर करते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है, स्पेसिफिकली एल्बुमिन नाम का प्रोटीन, तो वो बॉडी के इस इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स में से आता है। अगर उसका लॉस हो रहा है, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है, जब प्रोटीन यूरिया जब आपको देखने को मिलेगा, तब वहां पर आपका जीएफआर भी हो जाएगा डीअरेंज्ड। मतलब जीएफआर क्या हो जाने वाला है? आपका कम हो जाने वाला है, क्योंकि प्रोटीन बाहर आ चुका है। वो प्रोटीन बाहर आ चुका है तो जीएफआर आपका डिस्टर्ब होगा, मतलब जीएफआर आपका हो जाए कम। अगर जीएफआर कम हुआ मतलब फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यूरिन आउटपुट हो जाने वाला है कम। और यूरिन आउटपुट यदि कम होता है, उसे आप लोग कहते हैं ओलिगोयूरिया।
तो यहाँ पर हमारे पास मेन सिम्टम देखे हम लोगों ने, जीएफआर कम हो जाना, हेमेटूरिया, प्रोटीनयूरिया, साथ ही में यहाँ पर रिकरेंट इन्फेक्शन वाला सिम्टम भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम और आगे की बात करते हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कई बार अंदर मिलने वाले आरबीसीज को डैमेज कर देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहां पर, डिसमॉर्फिक आरबीसीज। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर एक स्पेसिफिक सिम्टम आपको देखने को मिलता है जिसका नाम होता है डिसमॉर्फिक आरबीसीज। जो आपके आरबीसीज हैं यूरिन के रास्ते बाहर आ रही हैं, तो वो नेफ्रॉन के बहुत पतले पतले पार्ट्स जिसका नाम होता है हेयर पिन लूप, जो कि लूप ऑफ हेनले का एकदम टर्मिनल पार्ट है। इस पार्ट के अंदर जो एकदम डाउन सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को बोला जाता है हेयर पिन लूप। और इस हेयर पिन लूप के अंदर आपका आरबीसी आकर अटक जाता है। और यदि बहुत सारे आरबीसी आपके यहाँ पर आकर अटक जाएंगे तो वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा बना लेते हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं आरबीसी कास्ट। उसे आप लोग बोलेंगे आरबीसी कास्ट। और जब ये आरबीसी कास्ट बाहर आएगा, वापस से आरबीसी कास्ट जब बाहर आएगा यूरिन के रास्ते, तो आपको देखने को मिलेगा, जब आप लोग यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको कास्ट देखने को मिलेगा, यूरिन के अंदर आरबीसी के कास्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है डिसमॉर्फिक आरबीसीज और आरबीसी कास्ट कहां देखने को मिलेंगे? बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये कुछ सिम्टम हम लोगों ने देखे। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, इस बीमारी क्या, अगर हम बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीजेस का ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग कई बार कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑटो इम्यून बीमारी के अंदर हमेशा ट्रीटमेंट, मेन लाइन जो होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप लोग दे सकते हैं लगातार। इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए देना पड़ेगा आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। साथ ही आपके पास कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है। ओलिगोयूरिया हुआ है पेशेंट को, तो आप चाहें तो डायूरेटिक भी ऐड करते हैं कई बार, क्योंकि डायूरेटिक्स कई बार आप लोग डायूरेटिक्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बारे में जब हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशन जब हम देखते हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एडिमा। और अगर बॉडी में एडिमा होने लग गया है, बॉडी में यदि एडिमा हो रहा है, तो उस समय पर आप लोग चाहेंगे कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ट्रैप हो चुका है उसे बाहर निकालना है, उसके लिए आप लोग करते हैं डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आप लोग यहां पर जरूरत पड़ने पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि आप लोग जरूरत पड़ने पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उन सभी इंफेक्शंस को कवर करेगा जो कि एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो रहे होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट लाइन के अंदर। हम लोग पेशेंट के अंदर कई बार हमें बाहर से एल्बुमिन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन यूरिया हुआ है, बॉडी से प्रोटीन वॉश आउट हो चुका है। और अगर बॉडी से बहुत सारा प्रोटीन वॉश आउट हो चुका है तो आपको बाहर से एल्बुमिन देना पड़ेगा। अगर एल्बुमिन पर फोकस किया जाए तो एल्बुमिन आपका बॉडी का ऑन्कोटिक प्रेशर बनाकर रखता है। इसी के साथ ये बेसिक आज हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वीडियो। यह आज हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन ली है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। अगर आप डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हैं तो आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही ऑफलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं आपकी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेलवे, नॉर्सेट वगैरह, आप लोग उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं टारगेट नर्सिंग कोचिंग इंदौर। थैंक यू।